उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर यह पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया। धामी सरकार दिव्यांगों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर साझा की गई जानकारी में लिखा, हमारी डबल इंजन सरकार दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में हमने दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। और ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट आपको दिखा रही हैं, जहां पर उन्होंने दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी और इसी के साथ दिव्यांगों को ये सौगात देते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी सभी के साथ साझा की है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए भी सुविधा दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और कारकी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संस्कृत प्रतिभा सम्मान छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी ने संस्कृत भाषा की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद से हम अपनी भाषाओं से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण के लिए देश भर में काम किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी देश में अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं। योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण, उनका शासन होने के कारण एक बड़ा दुष्परिणाम ये भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से धीरे धीरे होते चले गए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस रक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित की विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उनको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत एप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का
खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी से मुलाकात की। सीएम धामी ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है कि शासकीय आवास पर हेस्को के संस्थापक, प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी जी ने भेंट हुई। इस दौरान उनसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीर तब की है जब हेस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर जोशी जी से मिलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो सीएम धामी से मिले डॉक्टर अनिल जोशी, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और ये पोस्ट भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। तो वहीं देहरादून में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन होगा और इस आयोजन में खेल विभाग खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा। खेलों का आयोजन अलग अलग जगह पर होने से राज्य के खिलाड़ियों का आपस में परिचय नहीं हो पाया है और इसको देखते हुए विशेष महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के लिए जल्द ही आयोजन स्थल और तिथि की घोषणा होगी। तो ये तस्वीरें देखिए, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन हो रहा है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इस दौरान हमने देखी खेल प्रतियोगिताएं की तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड के जो खिलाड़ी थे उन्होंने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 मेडल हासिल किए और इसी वजह से खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खेल विभाग महाभोज का आयोजन करने जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन होगा और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 विधायकों ने 521 सवाल भेजे हैं। वहीं बैठक में सत्र को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। आप सबको सूचित भी करना चाहूँगी। ठीक है, ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। आप सबको सूचित भी करना चाहूँगी। ठीक है, ऐसा है, मेरे पास करीब। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना पूरा टैक्स जमा कर देगा उसे पेनल्टी नहीं देनी होगी। इसका फायदा लेने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना होगा। वित्त मंत्री टैक्स कलेक्शन और जन जागरूकता अभियान संबंधित कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को ये छूट 31 मार्च तक की मिलेगी। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा राजस्व जमा करना है, जिसके लिए सरकार समय समय पर कर जमा कराओ, इनाम पाओ जैसे कार्यक्रम भी करती रहती है। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसको लेकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से पोस्टपेड है, ये प्रीपेड नहीं है। अगर उपभोक्ता अपनी मर्जी से प्रीपेड चाहता है तो उसके यहाँ प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने से किसी प्रकार की रीडिंग में छेड़खानी नहीं होगी।
स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों में कई प्रकार की शंकाएं और भ्रांतियां थी, उसको दूर करना विभाग के दायित्व था। उसके तहत हमने आज कुछ शंकाओं को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सबसे पहले तो ये है कि स्मार्ट मीटर लगने से आपके बिल में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं आने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो एक ऑर्डिनरी मीटर की तरह ही काम करेगा, बल्कि मीटर रीडिंग करने वाले आदमी की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो उनकी मैनुअल एरर की वजह से हो या मिसचीफ की वजह से हो, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, ये आपका मोबाइल ऐप भी इसमें बनाया हुआ है, उसके माध्यम से आप डेली का आपका जो खपत है विद्युत। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां खबर चमोली से है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। वहीं जिलाधिकारी विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा कर रही हैं, जिन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का ढांचगत विकास पर सीएम जोर दे रही हैं। विकास कार्यों को तेज करने के लिए गैरसैंण में खाली के पद पर नई तैनाती की गई है। तो वहीं देहरादून के मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना और उद्घाटन किया और इस वॉर रूम के जरिए कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान मात्र 1 घंटे में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा। मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। साफ सफाई रखने वाले घरों में स्वच्छता प्रहरी के बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि आसपास के लोगों को प्रेरणा भी मिले। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की, उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए, और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 तो वहीं देहरादून में अनाथ, असहाय और गरीब लड़कियों के लिए जिला प्रशासन एक नई पहल की है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत इन्हें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आज इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 7 लड़कियों को 2,44,731 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इनमें BSc, स्नातक, PhD और कौशल प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रही लड़कियां भी शामिल हैं। ये बच्चे तो जाते होंगे ना। देखिए, हमारी रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शंस से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। तो वहीं हरिद्वार में जन विकास मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मंच ने दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का पैसा वापस नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जन विकास मंच ने ज्ञापन से बताया कि समिति के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 से समिति को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे निवेशकों में पैसा के टूटने का डर बना हुआ है। ये मामला ये यहाँ LUCC नाम की कंपनी सोसाइटी थी,
तो मतलब जो हम काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें काम कर रहे थे, मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। तो अब तक हम लोगों ने किया था इसमें काम, तो इसमें लोगों का पैसा मिला भी था लोगों को, तो हमने और भरोसे से इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। ज्ञापन हमने श्रीमान जो सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम प्रेषित किया है, जिसमें LSCC कंपनी द्वारा जो है लाखों निवेशकों का लगभग 600-700 करोड़ के आसपास इस तरह के जो एजेंट हैं और जो इसके कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई संचालित हो रही है, जबकि होना चाहिए कि जो इसके जो CMD हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो सुपर उस पे जो लोग। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।